हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉसफेट और आईजीबीटी डिस्कस किया था। तो कुछ लोगों का एक क्वेश्चन था लास्ट वीडियो से रिलेटेड कि मॉसफेट जो होता है वो 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो बेसिकली ये बात सही भी है कि मॉसफेट जो है 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, बट जो 4 टर्मिनल होता है वो उसका बेस होता है। इसलिए कई जगह कई बुक्स में और कई वीडियोज़ में इंटरनेट्स पर भी कई जगह आप ये भी लिखा हुआ है कि मॉसफेट जो है 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, और जिसमें जो 4 टर्मिनल अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो उसके बेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मॉसफेट जो है 4 टर्मिनल डिवाइस भी होता है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायोड सर्किट्स विद डीसी सोर्स। यानी जब हम डायोड को किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तब उसमें क्या वोल्टेज और करंट्स की इक्वेशंस आती हैं, क्या ग्राफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायोड को अगर हम किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो पहले तो हम डायोड के साथ किस किस टाइप के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। लोड कितने टाइप के होते हैं? लोड आपको पता है कि लोड आर लोड, एल लोड, सी लोड, आर एल लोड, आर सी लोड, एल सी लोड, आर एल सी लोड, इस टाइप के लोड होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ लोड से रिलेटेड जो है हम कंटेंट यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायोड सर्किट्स के साथ। ठीक है, तो पहला लोड अगर हम लेते हैं रजिस्टिव लोड, यानी ये एक डायोड है, इसके आउटपुट में हमने एक रजिस्टिव लोड लगा रखा है और इनपुट में हमने एक वोल्टेज सोर्स दे दिया है यानी डीसी सोर्स। यहाँ पर हमने एक स्विच प्रोवाइड किया है। तो ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये स्विच क्लोज होगा तब क्या होता है और जब ये स्विच ओपन होता है तब क्या होता है। तो अगर ये स्विच क्लोज है यानी कि ये स्विच इस तरह से अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये पूरा सर्किट जो है वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा जो है सर्किट डायग्राम ये ऑन स्टेट में होगा। तो ऐसे स्टेट में यहाँ से कोई एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि इस डायरेक्शन में डायोड से होती हुई इस लोड में करंट आएगी, जिसको हम बोलेंगे आई या आई आर। तो ये हमारी वोल्टेज डायग्राम है। इस करंट आई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बाई ओम्स लॉ। यहाँ पर प्योर रजिस्टिव लोड है केवल, तो करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? इस ब्रांच में करंट आई फ्लो हो रही है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी है वी एस यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो हमारी वेवफॉर्म आई है वी एस अपॉन आर आई है। ठीक है, ये जो इनपुट वोल्टेज है वी एस जो है वो इनपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पर जो हमने देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट में हमें पूरा वी एस मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो जब टाइम t1 पर सारा का सारा वोल्टेज जो है डायोड के अक्रॉस अपीयर होने लगेगा, और जब टाइम t1 पर जब हमारा स्विच ओपन हो जाएगा तो ये जो करंट हमारा फ्लो हो रहा था सडनली करंट जीरो हो जाएगा। तो ये जो करंट है हमारा, ये जब तक हमारा स्विच जो था क्लोज रहा तब तक तो करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही स्विच ओपन हो गया करंट हमारा सडनली जीरो हो गया। तो ये जो वी एस अपॉन आर है ये वैल्यू जो है कुछ कम होगी। मतलब डायग्राम में जो देखने से एक बराबर लग रहा है, ये इसको ऐसा मत बनाइएगा। वी एस ये है वैल्यू वी एस और ये वैल्यू है वी एस अपॉन आर, तो ये कुछ कम होगी मैग्नीट्यूड में। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा लोड आता है हमारा आरसी लोड, यानी ऐसा सर्किट जिसमें हमने आउटपुट में एक आर रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगा रखा है। इस लोड को कहते हैं हम आरसी लोड। बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है, जब ये स्विच क्लोज होगा तो ये पूरा सर्किट हमारा ऑन कंडीशन में आ जाएगा, और जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये क्लोज कंडीशन में हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। यानी कि जो हमारी करंट फ्लो हो रही होगी स्विच के क्लोज होने पर, अब वो करंट फ्लो नहीं होगी, वो करंट यहीं पर रुक जाएगी और लोड में हमारी कोई करंट नहीं आएगी, ना ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस और ना ही कैपेसिटेंस के अक्रॉस।
जब स्विच क्लोज होगा तब इन दोनों के अक्रॉस कुछ करंट आएगी, जो करंट हमको डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमने मान लिया VR, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया VC, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया VD। ये हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स है जिसे हम कहते हैं VS। VR और VC का जो समेशन होगा हमारा वो हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, उसे हम कहते हैं VO। तो अगर हम इस सर्किट में KVL अप्लाई करें तो देखिए हम यहाँ माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस जाएंगे तो हम क्या लेते हैं VS। ठीक है, फिर करंट की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं माइनस। अब करंट की डायरेक्शन में यहाँ रेजिस्टेंस R है यानी माइनस IR, यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रही होगी जब स्विच क्लोज होगा, मान लो यहाँ पर करंट I फ्लो हो रही है, तो हमारी KVL इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस IR, फिर कैपेसिटर के अक्रॉस 1/C इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, तो जब हम VS की वैल्यू निकालेंगे तो KVL से ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी। अब हमें इसको टाइम डोमेन में हम इसमें वोल्टेज की वैल्यू निकाल कर लानी है, वोल्टेज और करंट्स की वैल्यू। तो अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो देखिए VS का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा VS/S, RI का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा RIS, 1/C I dt, 1/C बाहर रख लिया, I का लाप्लास ट्रांसफॉर्म IS और dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/S। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इस इक्वेशन से IS कॉमन ले लिया है। IS कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा R प्लस यहाँ 1/CS। ये C, ये S जो है सफिक्स में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में C इंटू S। ओके, फिर VS/S, और यहाँ पर ये जो CS है ये भी मल्टीप्लिकेशन में, इस S से ये S कैंसिल हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। IS की वैल्यू आएगी हमारी ये, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, लिखने का अभी वो नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है थोड़ा सॉफ्टवेयर में। तो IS इक्वल टू CVS/RCS प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम RC कॉमन ले सकते हैं, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में RCS, RC कॉमन लेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, VS/S 1 प्लस सॉरी S प्लस 1/RC। अब ये देखिए एक इन्वर्स लाप्लास का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो IS का IT VS/R ऐसे ही आ जाएगा, और 1/S प्लस A, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस S/A। इसका इन्वर्स लाप्लास क्या होता है e⁻⁻AT, A की वैल्यू है 1/RC, तो ये हो जाएगा e⁻⁻ का T/RC। यानी जो करंट की वैल्यू आई है हमारी टाइम डोमेन में वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल होगा। ग्राफ देख लीजिए इसका, ये है करंट का ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल आया है। अब हमको निकालना है यहाँ पर VC, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, जो कि होता है 1/C इंटीग्रेशन 0 to T I dt। अब I की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, I की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। जब I की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा VS। इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। VS 1 माइनस e⁻⁻T/RC। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल का अपोजिट आएगा, तो ये वोल्टेज की जो वेवफॉर्म होंगी जो वो जस्ट इसके अपोजिट बनेंगी। ये हमारे कैपेसिटर वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो है, उसकी वेवफॉर्म है। देखिए अब आता है, नेक्स्ट आता है RL लोड। ठीक है, RL लोड सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा, बस इसमें क्या होगा, हमारे पास लोड में एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टेंस होगा। ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, ये स्विच हो गया, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हो गया और ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। इसमें भी हम KVL लगाते हैं।
केवीएल इसमें लगाएंगे तो हमारे जो इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन आएगी वो आएगी वी एस इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा आई आर और इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एल डी आई अपॉन डी टी, दोनों का समेशन होगा। तो बिल्कुल जैसे हमने ऊपर आरसी लोड में डेरिवेशन किया था, बिल्कुल इसी तरह से डेरिवेशन करते हुए हम करंट की इक्वेशन लेकर आएंगे। वो इक्वेशन आएगी हमारी ये, उसमें करंट की इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल आ रही थी, इसमें 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आएगी, यानी कि जो हमारी वेव फॉर्म भी बनेंगी वो अपोजिट हो जाएंगी आरसी के। और उसी तरह से हम वोल्टेज का डेरिवेशन करेंगे इंटीग्रेशन करके, तो ये आ जाएगा, उसमें 1 माइनस की आ रहा था, इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा वी एस इंटू ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो वेव फॉर्म भी देखिए, ये करंट की वेव फॉर्म जो है इनवर्स एक्सपोनेंशियल आएगी और वोल्टेज की वेव फॉर्म एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलसी लोड, यानी इसमें आउटपुट में हमारे पास एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ये है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा VL और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा VC। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। जब हमारा स्विच जो है क्लोज होगा तब हम इसमें KVL लगा सकते हैं, और KVL लगाकर हमारा जो वोल्टेज की इक्वेशन आएगी VS इक्वल टू इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है एल डी आई अपॉन डी टी, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी। फिर हम बिल्कुल उसी तरह से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, वी एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी एस अपॉन एस, एल डी आई अपॉन डी टी का ट्रांसफॉर्म एस एल इंटू आई एस, और 1 अपॉन सी ऐसी रहने दिया, और आई एस अपॉन एस। ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में आई एस कॉमन ले सकते हैं, आई एस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा एस एल प्लस 1 अपॉन सी एस। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा सी एस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1, इस एस से ये एस कैंसिल हो जाएगा, वी एस इक्वल टू आई एस 1 प्लस एल सी एस स्क्वायर अपॉन सी। इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमको वी एस की वैल्यू निकालेंगे, वो वी एस की वैल्यू हमारी ये आएगी इस तरीके की, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू एल एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी। अब हम जानते हैं कि ओमेगा नॉट इक्वल टू होता है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो इस एल सी की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू एल एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, वही लिखिए यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हम लिख रहे हैं ताकि हमें एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन एल इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब कुछ कमी रह गई है, अगर यहाँ पर हमारा ओमेगा नॉट और हो जाता है यहाँ पर, तो ये हमारा साइन ए टी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो हमने क्या काम किया कि ओमेगा नॉट की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब ओमेगा नॉट की मल्टीप्लाई करती तो देखिए हुआ वी एस अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू था 1 अपॉन अंडर रूट एल सी रख दिया इंटू एल, और ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इस एल से अंडर रूट एल काटेंगे तो ऊपर अंडर रूट एल बचेगा, तो वी एस इंटू ऊपर जाएगा वो अंडर रूट सी अपॉन एल हो जाएगा, और ये ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है साइन ए टी, यानी कि साइन ओमेगा नॉट टी, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाल लिया करंट टाइम डोमेन में। अब हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी टी। अब इस आई की वैल्यू जो है हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। उसी तरह से इंटीग्रेशन करके जब हम सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा हमारा वी एस इंटू 1 माइनस कॉज ओमेगा नॉट टी। इसी तरह से हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एल होगा वी एल, वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। ऐसे यहाँ पर आई की वैल्यू हम रख देंगे जो हमने निकाली इक्वेशन 1 में, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और हमारा ये इक्वेशन आएगी वी एस कॉज ओमेगा नॉट
टी, ये बहुत आसान है, खुद कर सकते हैं आप। तो ये हमारा करंट की वेव फॉर्म आएगी जो थी साइनसोइडल, तो ये एक साइन वेव फॉर्म बनी। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर देखिए जाकर, वो साइनसोइडल वेव फॉर्म आई। उसके बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो आया हमारा, वो कॉस के फॉर्म में आया, ये कॉस के फॉर्म में और ये 1 माइनस कॉस के फॉर्म में, इसलिए इस तरीके का ग्राफ बना है। ठीक है, तो इक्वेशन ड्रॉ करने के बाद ही हम ये पता चलता है कि ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल है या साइनसोइडल है या कोसाइन ग्राफ है। ठीक है, अगला लोड आता है हमारा RLC लोड, यानी लोड में हमारे पास RLC और तीनों हैं। R के अक्रॉस वोल्टेज होगा हमारा VR, L के अक्रॉस वोल्टेज VL और C के अक्रॉस वोल्टेज VC। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है, अगर हम KVL इक्वेशन लगाएं तो VS इक्वल टू RI, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज L di/dt प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 1/C इंटीग्रेशन I dt। तो इस कंडीशन में करंट जो है हमारी अलग अलग वैल्यू मिलती हैं, जो डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट होती हैं, जैसे कि अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड। तो ये उन सब की वेव फॉर्म्स हैं। तो ये तो था डायोड सर्किट्स। इसके बाद हम अगले लेक्चर में कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।